अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, सांस लेता हूँ अजियत नहीं होती मुझको। इतना बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। फनकारों की जिंदगी एक फिल्म के सेट की तरह है जो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। ये मैं चोटी का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ कि तरन्नुम बाजी ने कहा था कि ऐसी गजल नहीं मैंने अपने 45 साल में गाई जो तुमने मुझे गवाई है। आर्टिस्ट का जो दिल है वो एक पंखड़ी से ज्यादा नाजुक होता है, वो जो काम कर सकता है वो भी नहीं करेगा। वो मुन्नो भाई जैसी बड़ी वेटरन पर्सनालिटी, वेटरन राइटर के हाथों मुझे अवार्ड दिया गया था। इखलाक अहमद ने मेरी तारीफ की जब मैं कराची में था। वहीदा रहमान इंडिया से आई हुई थी, उन्होंने तारीफ की। हेमलता इंडिया से आई हुई थी, अताउल्लाह के साथ रिकॉर्ड हो रही थी लाहौर में। उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी ये जो शीशु कलाकार है, बच्चा कलाकार है, ये तो बड़े महान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमदा मजीद। नाज़रीन, जब हम फ़नकार या आर्टिस्ट को टीवी स्क्रीन पर या फ़िल्म की स्क्रीन पर देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि क्या चकोचौंध वाली ज़िंदगी ये गुजारते हैं। मगर वही फ़नकार जब अपने ज़वाल की तरफ आता है या अपनी आखिरत की तरफ आता है तो वो कितना जो है वो महरूमी का शिकार हो जाता है, ये शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। आज इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जिनको हमने देखा है, जिनके हालात हमने देखे हैं तो रोना आ जाता है। और इसी तरह आज मैं मिलवाऊंगी आपको अली गालिब से, जो अपनी आवाज़ की वजह से दुनिया की बेहतरीन आवाज़ होने का खिताब भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि शायद ख़ुद भी जीने से उनका दिल उठ गया है। वो कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। आखिर उनको एक अरूज मिला जहाँ पे उनको आवाज़ का बेताज बादशाह कहा जाता था। एक अच्छे म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं वो। उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एफएम्स में काम किया, अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लेकिन आज वो इतने जिन हालातों में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद ही कोई आम इंसान इन हालात में ज़िंदगी गुजार सकता है। आखिर हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब उन्हें अरूज मिलता है तो वो अरूज की बुलंदियों पर जाते हैं, लेकिन जब उनका ज़वाल आता है तो शायद उससे बदतर ज़वाल किसी को ना आए, अल्लाह ना करे। मिलवाती हूँ मैं आपको जो है वो अली गालिब से। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और अब ये अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आइए इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? हाँ बस बेटा, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वही है, वैसा ही हूँ। सर, आवाज़ का बेताज बादशाह, दुनिया में बेहतरीन आवाज़ का खिताब हासिल करने के बाद आखिर ये कौन सी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं? बेटा मैं एक मिसाल में इस बात को साबित करूँगा कि शो बिज़नेस हो, रेडियो हो या टीवी हो, ज़्यादा तो मेरा ताल्लुक आवाज़, संगीत, शायरी, लाइव होस्टिंग से। अवार्ड्स भी मुझे मिले, वो मैं छोटा छोटा सा जिक्र करूँगा। फ़नकारों की ज़िंदगी एक फ़िल्म के सेट की तरह है जो बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। एक छोटा सा भी क्वार्टर है ना, वो फ़िल्म के सेट से बेहतर है क्योंकि उसकी बुनियादें हैं। अगर आपने ताजमहल का भी सेट लगा दिया है तो उसकी बुनियादें नहीं है, उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे यूज़ किया जाएगा और उसे तोड़ दिया जाएगा। दूसरा, शायद उरूज का लफ्ज़ उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई के उरूज का लफ्ज़ आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने हमेशा इज़्ज़त में ज़्यादा उरूज कमाया है। अच्छा, चूँकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था कराची छोड़ के, जब मैंने हॉट FM 105 किया जो शराय फैसल पर है, उसके बाद ये एक मुमकिन वजह है, वरना कराची में भी हालात बड़े अबतर हैं कि मैं उस तरह से मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सका। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। कोविड के बाद बीमारियों ने पकड़ लिया, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, उससे मैं संभल नहीं सका। और मैं फ़नकार हूँ,
मैं राइटर हूँ, मैं शायर हूँ और मैं मौसीकार हूँ चोटी का। चोटी का जिसको म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं, कोई जिसमें शौक़ नहीं है, कोई जिसमें मशगला नहीं है। मैं चोटी का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ कि तरन्नुम नाज, तरन्नुम बाजी ने कहा था कि ऐसी गज़ल नहीं मैंने अपने 45 साल में गाई जो तुमने मुझे गवाई है। कोविड के बाद जब मैं टूटा तो अगर मुझ पर बीमारी आती है तो मैं कोई फ़ौजी या पुलिस वाला या आम आदमी नहीं हूँ। मैं काफ़ी अर्से के लिए टूट जाता हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं हसास हूँ। मैं टूट गया, मेरी औलाद नहीं है, मेरा बच्चा फौत हो गया हुआ है, मेरी बेगम फौत हो गई, मेरी बहनें बूढ़ी हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं, भाई मेरा कोई था ही नहीं। तो जब मैं टूटा तो मेरे ऊपर सवाल भी आना शुरू हो गया कि अली तुम पे कर्ज चढ़ गया है, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें हम निकाल देंगे। तो मुझे बातें तोड़ती चली गई। इस बात को मैं अपने लिसनर से मुखातिब होकर कहता हूँ, इस बात को आप हसास होकर सुने कि 60 के करीब और तकरीबन 60 का शख्स, उसका बेटा भी नहीं है और उसे जब डराया जाता है तो एक आर्टिस्ट का जो दिल है वो एक पंखड़ी से ज़्यादा नाजुक होता है। वो जो काम कर सकता है वो भी नहीं करेगा। वो मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता चला गया। मुझे एक बार पहले भी ब्लड वॉमिटिंग आई नाक और मुंह के रास्ते। मेरे खैर उसे वक्ती खांसी समझा, थोड़ा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया और मुझे मेरे एक खूबसूरत फ्लैट में से, बिल्डिंग का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे निकाल के सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया गया। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा माँ हो चुके हैं। अच्छा, मैं अपने साबिका फ्लैट में था तो मेरी एकदम से मुझे लगा कि मैं अपने लेफ़्ट कान से सुन नहीं सकता हूँ। पता चला कि मेरे हिस्से में तकदीर ने माजूरी लिख दी है, मैं एक कान से माजूर हो गया। आँख का ऑपरेशन, कान से माजूरी। फिर मैं इस फ्लैट में आ गया। मैं बहुत चिड़चिड़ा, बदमिजाज हो गया, लोगों से उलझते रहना। ब्लड प्रेशर वगैरह मैं चेक नहीं करवाता था, शुगर मैं चेक नहीं करवाता था। ये पिछले जनवरी की बात है कि मुझे दोबारा ब्लड वॉमिटिंग आई और बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा था। तो जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, आपकी तरह की एक बड़ी प्यारी बेटी है जो अल्लाह वास्ते मेरा एहतराम करती है, ज़ारा, बिल्कुल आप जितनी उम्र की है, वो दूर से आई मर्दों की तरह और मुझे हॉली फैमिली लेकर गई। तो उन्होंने कहा कि आपके अगर ये वालिद हैं तो ये तो आप मरने वाला बंदा ले आए, इसको तो 270 पे ब्लड प्रेशर है। तो बेटा मुझे ये पता चला कि मैं तो एक्सट्रीम पेशेंट हूँ। मुझे ये बताएं कि एक वक्त आपने देखा जो है वो आपको चीज़ें मिलती रही, आपको काम मिलता रहा, लोग आपकी तारीफ़ भी करते रहे, आप फाइनेंशियली भी ठीक थे, लेकिन एकदम से जो है वो इतना ज़वाल आना कि आप जो है वो ज़िंदगी से तंग हो गए। जी मैं आपको बताता हूँ, कोविड, आँख की ये बिनाई का मसला, मुझे लेंस डला, अभी भी मैं सही दाएं आँख से नहीं देख सकता, ये सब कुछ। और कोविड के बाद के जो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, जो उसके बाद लोगों का एक सोशल बिहेवियर चेंज हुआ है, उसने ओवरऑल पटखा है। तो अगर आप किसी बुलबुल का गला ही घोंट देंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी? हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ एक दायरा होता है। उसके बाद ये भी शिफ्ट आया, फिर पै दर पे बीमारियाँ, पै दर पे बोझ, पै दर पे मेरे ऊपर काम की कमी। ऐसे लोग आ गए जिनका इस काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गाड़ी है, लैपटॉप है, आईफोन है, और जब वो गाड़ी क्लाइंट तक जाती है या क्लाइंट उनके पास आता है तो एक रंगीन सामा होता है। मैं किसी के किरदार पे कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, जो है वही बात करूँगा, उसके अलावा कोई बात नहीं मैं करूँगा। वो रंगीनी मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने क्या क्या काम जो है तल्ख सच की इन्होंने बात की है, तो कोई ऐसी आपके पास है मेमोरी जो आपके काम के दौरान आड़े आई हो? जी हाँ, बिल्कुल है। मुझे हटाकर ऐसे लोगों को ओपनिंग दे दी गई कि सारे वो उनके एयर गेट वगैरह भी गिर गए हैं, उनके कार्टून भी गिर गए, और ना कोई कैमरा बना रहा है ना कुछ। और वो मुझे मान चुके थे कि खान साहब आप जैसा काम हमारे राइवल कंट्री में भी कोई नहीं करता। आज से चंद साल पहले क्या ये चीज़ें थी कि शायद लग्जरीज जो हैं वो आड़े आ जाती हैं, सिर्फ जो है वो टैलेंट मैटर नहीं करता? टैलेंट, ये अब माजी की आप क्या बात कर रही हैं? अब ये जो मुलाजिम हुसैन, ये जो खाना बदेशों की उसका है, कुरुक्षेत्र में गया था, बस मेरिट पे अभी 2012 की बात है। सर मुझे बताएं अपने बारे में कि आपने कौन कौन सा काम किया है हमारे नाजरीन को, जो फेमस काम हो लेकिन आपका नाम जो है वो बाज़ाहिर ना हो, सामने ना आए।
हाँ, काफ़ी फेमस काम है और उस ज़माने में आया था। एक तो ये है कि लाहौर में जंग अखबार में शबीरुल्लाह शाह साहब हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनका कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे 18 साल के लड़के को मौसीकार खलील अहमद के साथ 10 म्यूज़िकल ग्रुप्स की जजिंग पे बिठा दिया था। ये बहुत बड़ा अवार्ड था मेरे लिए। तो खलील अहमद ने मरहूम ने कहा था, शबीरुल्लाह शाह जो अभी स्पोर्ट्स का सफ़ा करते हैं और सलीम कामरान सॉरी, और शबीरुल्लाह शाह बुज़ुर्ग हैं, उस ज़माने में बहुत बड़े थे वो मुझसे। तो खलील अहमद ने कहा था कि ये लड़का 18 का नहीं है शबीर, ये लड़का तो मुझसे भी 30 साल बड़ा है, ये इतना बड़ा इल्मदार लड़का है क्लासिकल का और वेस्टर्न म्यूज़िक का। तो उसमें जो जिस ग्रुप को अवार्ड मिला था मेरी जजिंग पे, फाइनल जजिंग मेरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमीर अली करम नज़ारा वाला एक म्यूज़िकल ग्रुप में होता था, नाइट क्रिएचर्स में, तो पहला अवार्ड। और मज़े की बात है कि जंग अखबार के अंदर ऑथेंटिकली मुझे बुला के मुन्नो भाई जैसी बड़ी वेटरन पर्सनालिटी, वेटरन राइटर के हाथों मुझे अवार्ड दिया गया था। फिर मुझे बल्कि तरन्नुम नूर जहाँ ने, उनका एक गाना हो रहा था आपकी तशरीफ़ आवरी का, शुक्रिया, पंजाबी गाना था। तो एक उस्ताद थे मुनव्वर अली साहब, मेरे तो उस्ताद नहीं थे वो, लेकिन मुझे लेकर गए कि लड़का कराची से आया हुआ है और बच्चा बहुत तैयार है। तो मैडम को मैंने उन्हीं की चीज़ें सुनाई, मेरे अंदर झिझक नहीं, मुझे अपने काम पे इतना एतमाद है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 लाइन्स पंजाबी में कहा कि काका मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी। तो उन्होंने फरमाइश करके फिर पंजाबी भी सुना था मुझसे, और मुझे अभी तक याद है क्लियरली, मतलब इट्स रोलिंग इन माय आइज़ के उन्होंने मुझे 500 रुपये इनाम दिया था। मैडम जब भी स्टूडियो मिलती थी तो बड़ी शफकत से पेश आती थी कि ये बच्चा बड़ा तैयार है, तैयार। अच्छा, मेरे पास उसका रिटर्न भी था जो मैंने गुस्से में आके फाड़ा था। इखलाक अहमद ने मेरी तारीफ़ की जब मैं कराची में था, वहीदा रहमान इंडिया से आई हुई थी, उन्होंने तारीफ़ की, हेमलता इंडिया से आई हुई थी, अताउल्लाह के साथ रिकॉर्ड हो रही थी लाहौर में, उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी ये जो शीशु कलाकार है, बच्चा कलाकार है, ये तो बड़े महान है। मैं बेटा जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मोहम्मद शुएब 2nd नंबर पाकिस्तान आइडल, अभी रिसेंटली उसने 2 साल पहले मेरा लिखा हुआ गाया आबरू कांच का, वो था जो मोटरवे हादसा जो आबरू रेजी का हुआ था, वो मेरी शायरी आपदा परवीन के स्टूडियो में वो गा कर गया है। तरन्नुम नाज ने गया है, मैंने मुलाजिम हुसैन की कंपेयरिंग की, मैंने मरातब अली शाह की कंपेयरिंग की हुई है, मैंने कश्मीर से कुछ मिनिस्टर आए थे तो लियाकत बाग अकबर इंटरनेशनल में कंपेयरिंग की हुई है, मैंने बड़े बड़े लेवल पे कंपेयरिंग की हुई है। सर इतना ज़िंदगी के आपने इनके लम्हात देखे, जो कामयाब तरीन लोगों के साथ इनकी मुलाकात, फिर गाना बजाना सब कुछ हुआ, लेकिन अभी जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, ये कौन सी जगह है और किस तरह के हालात गुजर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी को एक छोटे से पुश की ज़रूरत है बेटा। ये सब कुछ टूटा हुआ है जहाँ पे मैं रहता हूँ बेटा, ये सब टूटा हुआ है। अच्छा सर, आपने एफएम्स में काम किया है, तो कौन कौन सी मशहूर शख्सियात हैं जिनके साथ आपने आवाज़ का जादू जगाया? जी डॉक्टर अली साहब होते थे पावर 99 में लाहौर में, असलम सिमाब बहुत बड़ा नाम, FM सनराइज़ पे दमन ज़मान बहुत बड़ा इंग्लिश का नाम जो रेडियो पाकिस्तान पे या शायद PTV पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो इंग्लिश न्यूज़ कास्टिंग भी वो करते हैं, तो ही इज़ अ डिलाइटफुल पर्सन। और उसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े लोग रहे, बल्कि पावर 99 पे तो बहुत बड़े लोग थे मेरे साथ। और उसमें ये जो सेनेटर हैं फैसल जावेद साहब, ये मेरे कॉलीग रह चुके हैं। वो बाहर आए और आके कहते हैं कि आप हैं अली गालिब? मैंने कहा जी। कहते हैं आए मेरा शो शेयर करें। मैं आपको देखकर समझ गया हूँ कि ये फैसल के अल्फाज हैं कि ये पहला और आखिरी ब्रॉडकास्टर है। मुझे तो आपको देख के पता चल गया था कि इससे बड़ा ब्रॉडकास्टर फिर पावर 99 को नहीं मिल सकता। और मैंने आधा शो किया। शो की एक मज़े की बात बताऊं तो मैं बड़े खुश हुए और आवाम की कॉल्स आ रही हैं और सुबह से मेरी स्ट्रीमिंग शुरू थी, उस रात भी मेरा शो था। तो ये मैंने तो फैसल बड़ा खुश हुआ, तो वो कहने लगा कि अली मुझे पता था कि आप जो हैं, क्योंकि मैं पक्का प्रोफेशनल हूँ और मैं रिस्क हलाल खाता हूँ। तो चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, सांस लेता हूँ अजियत नहीं होती मुझको, इतना बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूँ तो नदामत नहीं होती मुझको, कहीं से रंग कहीं से खुशबू कहीं से रोशनी चुरा लाते हैं, एक गुलसिता सजाते हैं, उसे उन्वान करते हैं ख्वाब दरीचे, रात जगों का ये सफ़र, ये बेदार करवटें, आंखों की गहराइयों में कुछ तो हैं जो
इन गहरे पलों में हमें बेदारी पर मजबूर कर देती हैं और हमें एक साथ रखती हैं जैसे सांस और रूह का रिश्ता है। ख्वाब दरीचे आपके लिए और आपकी उस आवाज़ के लिए जो शायद आप दिन की रोशनी में, दिन की गहमा गहमी में किसी से कह नहीं पाते। ख्वाब दरीचे और अली गालिब एक साथ हाजिर खिदमत। मैं बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी कभी इंसान जो है वो बिल्कुल मायूस भी हो जाता है और बहुत बेबस हो जाता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अली गालिब की आपने बात सुनी, किन बड़े बड़े फ़नकारों के साथ इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसमें इन्हें आपकी ज़रूरत है, उन मुहैयर हज़रात की ज़रूरत है जो इन पर एक करम की नज़र डालें, इनकी थोड़ी सी हेल्प करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा जो है वो उठ सकें, कोशिश कर सकें कि हाँ ये चल सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा इनका नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, इनकी मदद कीजिए, इनको उधार दीजिए। वो कॉल इनके, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ उधार दे दें, मैं थोड़ा सा सेट होऊंगा तो मैं उन्हें वो पैसे वापस कर दूँगा। तो प्लीज़ अपने फ़नकारों की इज़्ज़त कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। अली गालिब साहब को आपकी है जो मदद है उसकी बहुत ज़रूरत है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।